Hello, good evening everyone. In the previous lecture we have discussed the receptor mediated mechanism of action, that is the drugs acting through the GPCR or the tyrosine kinase or enzyme receptor method. Okay, and we have also discussed the DRC, that is dose response curve. Okay, and what we have seen that this is that the graph is sigmoid. Okay, that the curve is sigmoid. Log dose response curve is of sigmoid shape. Okay, and it will help us to study, वो हमको क्या क्या पढ़ने में हेल्प करता है, पोटेंसी पढ़ने में हेल्प करता है, कि मतलब उससे हम लोग बेसिकली पता लगा सकते हैं कि कौन सी ड्रग ज्यादा पोटेंट है या कौन सी ड्रग कम पोटेंट है. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो डिस्कस द एफिकेसी ऑफ द ड्रग. वी कैन ऑल्सो डिस्कस वेदर द ड्रग इज सेफर बाय सीइंग इट्स स्लोप. ओके, द ड्रग हैविंग लेस स्लोप इज मोर सेफर और स्टीपर स्लोप इज लेस सेफर. ओके, जिसका लेस स्लोप है वो कैसी है, मोर सेफर. ओके, और हमने बेसिकली स्टडी किया था, इसके बाद हमने बेसिकली पढ़ा था कि कंबाइंड ड्रग इफेक्ट्स पढ़ा था हमने. ठीक है, सो कंबाइंड ड्रग इफेक्ट्स में क्या हो रहा था कि एक ड्रग की प्रेजेंस में दूसरी ड्रग का बेसिकली क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है उसके इफेक्ट. ठीक है, सो इंक्रीज में हमने सिनर्जिज्म पढ़ा था, जिसमें सिनर्जिज्म के अंदर भी हमने एडिटिव इफेक्ट और समेशन पढ़ा था. और जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पोटेंशिएशन और सुप्रा एडिटिव इफेक्ट. ठीक है, इसके बाद हमने एंटागोनिज्म देखा, उसके टाइप्स देखे, रिसेप्टर एंटागोनिज्म देखा, उसके टाइप्स देखे, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, और कॉम्पिटिटिव के अंदर भी हमने इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट स्टडी किया. आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व पढ़ेंगे. सेकेंड टाइप ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व, second type of DRC, that is quantal DRC, that is quantal DRC. so basically क्या होता है कि एक तो जो ग्रेडेड DRC था और सेकंड कौन सा आया, क्वांटल DRC. सो क्वांटल DRC की हमको बेसिकली क्यों जरूरत पड़ती है. सो क्या होता है कि हर बार जो रिस्पॉन्स होता है वो ऐसा नहीं होता कि जिसको हम लोग मेजर कर पाए. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई ड्रग हमने एडमिनिस्टर करी, सपोज वी हैव एडमिनिस्टर्ड अ ड्रग, और वो क्या कर रही है बेसिकली, उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, दैट इज पर्सन फील्स लाइक वॉमिटिंग और ही वॉमिट्स. ओके, या तो उसको वॉमिटिंग हो रही है उसकी वजह से, या तो ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है, या तो डायरिया हो रहा है, तो हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं. हम लोग इसको बेसिकली मेजर नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि सबका एक तो अलग रहेगा मेजर, मतलब जो अमाउंट होगा वो अलग रहेगा, और मेजर करना भी इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, सो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ जो पर्सन्स हैं वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फेज पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है, सो it helps to study those phenomenons that cannot be measured easily, that cannot be measured. Okay, that cannot be measured, whether it is present or absent, whether या तो ये प्रेजेंट रहते हैं या तो एब्सेंट रहते हैं. ठीक है, वॉमिटिंग हुई है, ओके, वॉमिटिंग या तो वॉमिटिंग प्रेजेंट है या वॉमिटिंग एब्सेंट है. ठीक है, या तो ओव्यूलेशन हुआ है, ओके, ओव्यूलेशन प्रेजेंट है या ओव्यूलेशन एब्सेंट है आफ्टर टेकिंग दैट ड्रग. ओके, सो क्या हुआ कि, और ऐसे जो भी मतलब फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स रहते हैं, ऐसे जो भी फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स विच आर वेदर प्रेजेंट और एब्सेंट, तो ये केस को फॉलो करते हैं बेसिकली, दे फॉलो ऑल और नन लॉ. ओके, सो दे फॉलोज ऑल और नन लॉ. ठीक है, सो बेसिकली ये किनको स्टडी, इट हेल्प्स अस टू स्टडी द
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट फॉलो ऑल और नन लॉ, ओके, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी measured, so these are whether present or absent. These are whether present or absent. Okay, so vomiting हुई है या ओव्यूलेशन हुआ है या तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ है. so यहाँ पे जो y एक्सिस है, ठीक है, क्वांटल डीआरसी का जो y एक्सिस है उसमें हम लोग कभी भी ग्रेड ऑफ परसेंटेज मतलब ग्रेड ऑफ रिस्पांस नहीं कैलकुलेट करेंगे, या तो हम लोग उस पर ग्रेड ऑफ रिस्पांस नहीं लेंगे, जो कि अभी तक हम लोग परसेंटेज रिस्पांस y एक्सिस पे ले रहे थे वो नहीं लेंगे, बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, परसेंटेज ऑफ पर्सन रिस्पॉन्डिंग अपॉन लॉग डोज, अपॉन लॉग डोज. ओके, और इसको अगर बेसिकली पर्सन को परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट रिस्पॉन्डिंग कर दिया जाए अगर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है. सो जो भी ऐसे फिनोमिनन्स है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि ऑल और नन लॉ को फॉलो करते हैं, सो उनका जो y एक्सिस होगा उसमें हम लोग परसेंटेज रिस्पांस ना कैलकुलेट करते हुए क्या रिस्पांस कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट रिस्पॉन्डिंग. क्या, परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट रिस्पॉन्डिंग, और इनका ग्राफ इस शेप का रहता है, ठीक है, ग्राफ का शेप. ओके, नाउ क्या रहता है कि अगर ठीक है, सो अब क्या हो सकता है कि इफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ओके, सो इफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन is responding to the dose, if 50% of population is responding to the dose, और या तो हम लोग कहें कि डोज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिजायर्ड रिस्पॉन्स, डोज रिक्वायर्ड to produce required or desired response, ठीक है. सो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, मीडियन इफेक्टिव डोज, क्या कहते हैं, मीडियन इफेक्टिव डोज और ED, ओके, अपॉन मतलब अगर ED 50, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ED 50, दैट इज मेड, मीडियन इफेक्टिव डोज. सो अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन उस डिजायर्ड और उस रिक्वायर्ड डोज पे पर्टिकुलर फीचर्स मतलब पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल फीचर्स या जो रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड था वो शो कर रही है, तो ऐसे डोज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, मीडियन इफेक्टिव डोज. और यहाँ एक और जो चीज हम लोगों को जाननी चाहिए वो क्या जानना चाहिए, LD50, दैट इज इफ 50% ऑफ पॉपुलेशन, if 50% of population, okay, die at particular dose, okay, die at particular dose. So this is known as lethal or median lethal dose. It is known as median lethal dose और LD50. So इनका यूज क्या है बेसिकली, कि जब हम लोग थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में, एक और जो नेक्स्ट टर्म आया बेसिकली कौन सा आया, थेराप्यूटिक इंडेक्स, इंडेक्स. सो ये क्या होता है, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, एक तो मीडियन
effective dose or median lethal dose. So it is the ratio of median lethal dose LD50 upon ED50. सो थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है किसका? मीडियन लीथल डोज का और मीडियन इफेक्टिव डोज का. सो इट इज द रेशियो ऑफ मीडियन लीथल डोज टू द मीडियम इफेक्टिव डोज. अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लॉग डोज. ये क्या हो गया? परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट रेस्पॉन्डिंग. ओके, परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट रेस्पॉन्डिंग ऑन द वाई एक्सिस. ओके, और ये क्या हो गया बेसिकली? ये क्या आ रहा है? 50% रिस्पॉन्स आ रहा है और ये 100% रिस्पॉन्स आ रहा है. ठीक है, सो ये जो डोज है, पहला वाला जो डोज है, ठीक है, ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमारा ED50. ठीक है, ED50. और ये क्या बता रहा है हमारा? LD50. ठीक है, सो ये यहाँ पे बेसिकली क्या हम लोगों को देखने मिलेगा? थेरापेटिक इफेक्ट्स देखने मिलेंगे. इसके बाद की ये जो रेंज है, यहाँ पे क्या हमको देखने मिलेगी? थेरापेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगी. और यहाँ पे हमको बेसिकली क्या मिलेगा? अगर ये क्रॉस हो गया तो बेसिकली हमको क्या देखने मिलेगा? एडवर्स इफेक्ट देखने मिलेंगे. क्या? एडवर्स इफेक्ट. ठीक है, सो क्या बोला कि रेशियो ऑफ LD50 अपॉन ED50. सो थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? इन दोनों का ये जो गैप है ना, ये क्या होगा? थेरापेटिक इंडेक्स. ठीक है, सो ये क्या है हमारा? थेरापेटिक इंडेक्स. और किसी भी ड्रग का अगर थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है तो वो कैसी रहती है? सेफ रहती है. और अगर थेरापेटिक इंडेक्स कम रहता है, ठीक है, सो कैसी रहती है? अनसेफ रहती है. ठीक है, सेफ रहती है. तो इसका एग्जांपल क्या है? पेनिसिलिन. ओके, पेनिसिलिन का थेरापेटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है. और जो अनसेफ है वो कौन सी? अपनी डिजिटैलिस, लिथियम. ओके, सो ये कौन सी ड्रग्स हो गई जो कि अनसेफ है. सो जिस भी ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है, वो सब सेफ रहती है. और जिसका कम रहता है वो कैसी रहती है? अनसेफ. सेफ का एग्जांपल कौन सा है? पेनिसिलिन. अनसेफ का एग्जांपल डिजिटैलिस और लिथियम. थेरापेटिक इंडेक्स बेसिकली क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ LD50 अपॉन ED50. सो ये बेसिकली क्वांटल DRC में हम लोग ये सब स्टडी करते हैं. इसके बारे में हमको पता चलता है बेसिकली क्वांटल DRC की स्टडी करके. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज TDM. Okay, TDM, that is therapeutic drug monitoring. Therapeutic drug monitoring. So it is monitoring drug therapy, monitoring drug therapy by measuring plasma concentration, by measuring plasma concentration. Okay, so it is monitoring of drug therapy by measuring the प्लाज्मा कंसंट्रेशन. अब सारी ड्रग्स ऐसी नहीं होती हैं या सारी कंडीशन ऐसी नहीं होती हैं जिसमें हम लोग थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करें. क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी मतलब एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए जैसे अगर हमको परफॉर्म करना है, ठीक है, तो वो काफ़ी महंगे होते हैं. सो ऐसी कौन सी मतलब मेथड्स, मतलब या ऐसे कौन से प्रोसीजर्स रहते हैं, ऐसा कहाँ है मतलब जो TDM बेसिकली यूजफुल है हमारे लिए. सो TDM इज यूजफुल इन ये डेफिनेशन हो गई. ठीक है, किसमें यूजफुल है? ऐसी ड्रग्स जिनका कि थेरापेटिक इंडेक्स कैसा रहता है? बहुत लो रहता है. सो ड्रग्स हैविंग थेरापेटिक इंडेक्स लो. एक दो एग्जांपल तो हमने पहले भी देखे थे, लेकिन
ठीक है, सो इसको नाम मतलब लर्न करने का जो निमोनिक है वो क्या है, दत्त ली, दैट इज डिजिटलिस। ठीक है, ये दोनों तो हमने देखे ही थे। लिथियम, ये क्या हो गया हमारा, थियोफाइलिन, थियोफाइलिन। ये क्या हो गया हमारा, ट्राई कार्बोक्साइलिक एंटी डिप्रेसेंट। क्या, ट्राई कार्बोक्साइलिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, और ये जो हो गया इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी। एंटी में तीन चीजें आ जाएंगी, एक तो एंटी, ओके, सो एंटी में क्या आ जाएगा, एरिथमिक, बायोटिक और कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट ये सारी कैसी ड्रग्स होती हैं जिनका थेरापेutiक इंडेक्स लो होता है। ठीक है, सो थेरापेutiक इंडेक्स लो होता है मतलब वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहती, कि मतलब अगर हमने सपोज 5 mg ऑफ डोज एडमिनिस्टर किया तो अगला अगर हम लोग डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, सो जो ऐसी ड्रग्स जिनका कि थेरापेutiक इंडेक्स हाई रहता है, सो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहती है। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन की हमने बात करी थी, तो सपोज अगर 2000 mg पे पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, ये सिर्फ सपोज करना है। ठीक है, और पहला डोज हमने 5 mg दिया है, तो हम लोग चाहें तो नेक्स्ट डोज कितना भी दे सकते हैं, ताकि मतलब ये अगर हमने 100 mg का डोज दिया है, ठीक है, 100 mg हमने डोज दिया पेनिसिलिन का, ठीक है, सो इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, सपोज अगर इतने के बाद इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ रहा है 5, ठीक है, इतना आ रहा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, सो हम लोग अगर डोज 200 mg भी देते हैं, 300 mg भी देते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी ड्रग्स जिनका कि थेरापेutiक इंडेक्स बहुत लो रहता है, कि सपोज हमने इसको क्या किया, अगर 100 mg दिया, ठीक है, थेरापेutiक इंडेक्स लो है, मतलब अगला 200 या 400 पे उसकी क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रही है। सो हम लोगों को ऐसी ड्रग्स को बेसिकली क्या करना पड़ता है, टीडीएम करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ताकि वो सेफ्टी लेवल क्रॉस ना करें और उस पर्टिकुलर ड्रग की टॉक्सिसिटी ना हो। सो उनके एग्जांपल्स किस निमोनिक से याद रखे हैं हम लोग, दत्त ली, दैट इज डिजिटलिस, एंटी फॉर एंटी एरिथमेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, थियोफाइलिन, ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड्स, tricarboxylic antidepressants, and finally the lithium. ठीक है, so these are the drugs for which TDM is used. Secondly, it is useful to check the bioavailability. To check bioavailability. Okay. TDM is used to check the bioavailability of the drug. It is also used to check the patient compliance. It is also used to check the patient, to check patient's compliance. The example किस में ऐसा होता है, patient compliance हमको किस में चेक करना पड़ता है, साइको फार्मेकोलॉजिकल स्टडीज में। ओके, नेक्स्टली ओके, सो ये बेसिकली क्या हो गया, ओके, ड्रग्स हैविंग large individual variations, large individual variations, लार्ज इंडिविजुअल वेरिएशन का मतलब क्या है, कि मतलब वो अलग अलग परफॉर्म कर रही है, या उसके जो मतलब उसका बेसिकली जो क्या है, मतलब हर इंडिविजुअल पे उसका जो इफेक्ट है वो काफी अलग आ रहा है। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स है हमारे TCA, दैट इज tricarboxylic antidepressants, and finally we have lithium. Okay, and TDM is also used when there is therapeutic failure. Okay, when there is therapeutic failure
विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी कॉज मतलब वो जो ड्रग है वो अपना रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट कर पाए बिना किसी रीजन की वजह से, तो उस टाइम हम लोग बेसिकली टीडीएम करते हैं. इन केस ऑफ पॉइजनिंग ऑल्सो टीडीएम इज यूज्ड. इन केस ऑफ पॉइजनिंग, ओके, इन केस ऑफ पॉइजनिंग, in case of poisoning also the therapeutic drug monitoring is used. okay, so इतने सारे जो हमारे एग्जांपल्स हो गए बेसिकली, तो इतनी सारी चीजों में थेरापेटिक्स मतलब टीडीएम जो है हमारा वो यूज हो रहा है. ठीक है, और ड्रग हैविंग लो थेरापेटिक इंडेक्स. ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हम लोगों ने अभी कंसीडर कर लिए हैं पहले ही. ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, पेशेंट का कंप्लायंस देखने के लिए किसमें साइको फार्मेकोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं बेसिकली कैरी आउट करते हैं. फिर ऐसी ड्रग्स जिनका कि इंडिविजुअल वेरिएशन मतलब बहुत लार्ज वेरिएशन आ रहा है हर इंडिविजुअल पे, या तो ऐसी ड्रग्स जिनको मतलब ठीक है, रीनल फेलियर में भी अगर कोई टॉक्सिक ड्रग हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं जैसे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड, AMG अमाइनो ग्लाइकोसाइड, सो उसमें भी हमको थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग है ये. ठीक है, तो इसका इफेक्ट काफी ज्यादा हो सकता है. ठीक है, अगर बायो अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ गई काफी तो हमको उसको चेक करना पड़ता है. ठीक है, सो बायो अवेलेबिलिटी के लिए, पेशेंट के कंप्लायंस के लिए. ठीक है, फिर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं जिन ड्रग के, जैसे कि TC और लिथियम. ठीक है, इन केस ऑफ लो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग हमने ये बेसिकली पहले ही देख लिया था. सो दीज ऑल आर द थिंग्स फॉर विच TDM is used, and TDM is not used in situations like, okay, TDM is not used in situations like कि अब अगर हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव एडमिनिस्टर कर रहे हैं या एंटी कोगुलेंट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, या एंटी डायबिटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं. ओके, सो एंटी हाइपरटेंसिव में हम लोग बीपी मेजर कर लेंगे, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ जाना ही क्यों हमको. एंटी डायबिटिक में हम लोग ब्लड शुगर में मतलब मेजर कर लेंगे, क्यों जाएंगे हम लोग थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए, इतना लंबा प्रोसीजर क्यों हम लोग यूज़ करेंगे. या अगर एंटी कोगुलेंट हम लोग मतलब बेसिकली यूज़ कर रहे हैं या एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम देख लेंगे. ठीक है, तो हम लोग उसके लिए ये क्यों करेंगे, मतलब थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्यों करेंगे. या तो ऐसी ड्रग्स जिनका कि मतलब इफेक्ट उसके मेटाबोलाइट का जो इफेक्ट है पर्टिकुलरली वो ड्रग के एलिमिनेशन के बाद भी हो रहा है, तो ऐसी ड्रग्स को बेसिकली क्यों देखेंगे. ठीक है, सो TDM is not used in, okay, TDM not used for, not used for. ठीक है, सो TDM को किन के लिए यूज नहीं करते बेसिकली, whose drugs whose, okay, D, drugs whose effects are measurable, effects are measurable. और उसका क्या पॉइंट था सबसे पहला, whose effects are not measurable. okay, ठीक है, whose effects are measurable. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. ठीक है, सो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बीपी को मेजर कर लेंगे. नेक्स्टली वी हैव एंटी डायबिटिक ड्रग, ओके, एंटी डायबिटिक ड्रग. सो इसमें क्या करेंगे, शुगर को मतलब ब्लड शुगर जो रहेगा उसको मेजर कर लेंगे आराम से. क्यों, TDM के लिए जाएंगे बेसिकली. फिर लिखा है हमारा एंटी कोआगुलेंट ड्रग, एंटी कोआगुलेंट ड्रग. सो क्यों जाएंगे हम लोग मतलब TDM के लिए, क्या करेंगे हम लोग, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को मेजर कर लेंगे और उससे हमको बेसिकली पता चल जाएगा कि क्या मतलब उसका अमाउंट बचा हुआ है बॉडी में. ठीक है, फिर ऐसी ड्रग्स, ठीक है, जो मतलब टॉलरेंस क्रिएट करती हैं, ओके, जिनका टॉलरेंस होने लगता है बेसिकली. ठीक है, तो उनका क्या हो रहा है, टॉलरेंस हो रहा है, ड्रग्स हैविंग टॉलरेंस, तो उनको भी हम लोग TDM से मेजर नहीं करेंगे. एग्जांपल ओपियोइड्स, ओपियोइड्स के लिए हम लोग TDM नहीं करेंगे. फिर हिट एंड रन ड्रग्स, हिट एंड रन ड्रग्स. सो हिट एंड रन ड्रग्स के अंदर बेसिकली कौन सी ड्रग्स आती हैं, ऐसी ड्रग्स जिनका जो इफेक्ट है वो पर्टिकुलरली ड्रग के एलिमिनेट होने के बाद भी हो रहा है. whose effects last longer than
द ड्रग, whose effects last longer than the drug. इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्विनिडीनियम, ओके, और हमारे माओ इनहिबिटर्स, रिफेम्पिन, ओके, या तो ऐसी ड्रग्स, ठीक है, जो जिनका इरिवर्सिबल एक्शन है, ठीक है, इरिवर्सिबल एक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिकली कौन सी पढ़ी थी? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, OPC पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो ये क्या हो रही थी? रिसेप्टर्स अलग ही नहीं हो रही थी, तो उनका क्या है इफेक्ट जैसा रहेगा, वो क्या रहेगा? कंटिन्यूअस इफेक्ट रहेगा, ठीक है, with irreversible effect, or drugs having irreversible effect, C और dash, that is with. So इनके लिए क्या करेंगे हम लोग? थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे बेसिकली, ठीक है। Okay, so next topic we will focus about the factors affecting the drug action or factors modifying drug action, factors modifying drug action. Factors modifying drug action. So we have studied in our pharmacodynamic or pharmacokinetic topic various factors. Those are determining the action of that particular drug or affecting the action of that drug. Okay, so basically what we have in this, we have two types, that is quantitative variation, okay, quantitative variation and qualitative variation, qualitative variation. ठीक है, दो टाइप के होते हैं बेसिकली जो भी फैक्टर्स होते हैं, जितने अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन या तो जो एक्शन होता है उस पर्टिकुलर ड्रग का, ठीक है, एक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड डिपेंडिंग ऑन द डोज, डिपेंडिंग ऑन डोज। तो जैसे एक फैक्टर हो गया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डोज, ये एग्जांपल हो गया डिपेंडिंग ऑन द डोज, ठीक है। यहाँ तक ये है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन और एक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज वेदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ये कैसा हो गया हमारा क्वांटिटेटिव फैक्टर। और क्वालिटेटिव फैक्टर की अगर हम लोग, और ये जो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होता है यही कॉमन होते हैं। सो मतलब अगर किसी के अंदर जो भी वेरिएशन जो आते हैं, बेसिकली जितने भी वेरिएशंस आते हैं, टाइप ऑफ वेरिएशंस, सो उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स ही रहते हैं जो कि अल्टर होते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉमन टू ऑकर, ठीक है। सो दीज आर कॉमन टू ऑकर, इसको एक्शन ऑफ ड्रग कह लिया जाए, ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और एक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और एक्शन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सो एक एग्जांपल हो गया उसका डिपेंडिंग ऑन द डोज। दूसरी अगर हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएशन की बात करें तो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज ऑल्टर्ड, क्या टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज ऑल्टर्ड, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज अल्टर्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग हमने आने वाले जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और ये रेयर होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव जो वेरिएशंस होते हैं वो आकर रेयरली, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएशन। अब जो हम लोग इस टॉपिक को जिन हेडिंग्स में पढ़ते हैं वो बेसिकली दो टाइप से होती हैं, एक तो ड्रग रिलेटेड होती हैं और दूसरी कैसी होती है, पेशेंट रिलेटेड। ओके, कैसे एक तो ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स जो रहते हैं और दूसरे क्या रहते हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। So in drug related factors we basically have three things, that is route of administration,
ठीक है, नेक्स्टली वी हैव कंबाइंड ड्रग इफेक्ट, कंबाइंड ड्रग, D for drug, okay, effect, and lastly we have cumulation. What? Cumulation. ठीक है, so these are the drug related factors that are modifying the drug action. जिसमें से हम लोग पहला कौन सा स्टडी करेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बेसिकली इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना. सो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो भी क्या करता है, ऑल्टर करता है, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये लिखना है दैट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो ऑल्टर द सॉरी सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो ऑल्टर द और मॉडिफाई द ड्रग एक्शन. व्हाई? सपोज वी हैव गिवन मॉर्फिन, ओके, वी हैव गिवन मॉर्फिन. सो व्हेन वी गिव मॉर्फिन इन ओरल डोज, जब हम लोग मॉर्फिन का ओरल डोज देते हैं तो हमको रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 या 40 to 60 mg अगर कह लिया जाए तो मॉर्फिन को एडमिनिस्टर करना पड़ता है. क्या 20 या अगर हाँ मॉर्फिन का अगर हमको ओरल डोज देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 to 60 mg हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है. लेकिन उसका आईवी मॉर्फिन का जो आईवी डोज हम लोग बेसिकली देते हैं वो कितना देते हैं 5 to 10 mg. तो ऐसा क्यों? क्योंकि आईवी रूट जो रहता है, ठीक है, उसका हमको पता है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जो बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है. दूसरी बात जो एक्शन रहता है वो कैसा रहता है, फास्ट रहता है, ठीक है. सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हियर इज डिटरमाइनिंग द और मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन. व्हाई? बिकॉज अगर हम लोग ओरल रूट से दे रहे हैं पर्टिकुलरली ड्रग को, ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पे 30 to 60 mg, ठीक है, अगर दे रहे हैं तो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है. और अगर आईवी हम लोग मॉर्फिन को दे रहे हैं 5 to 10 mg तो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है. सो यहाँ पे क्या हो गया, ड्रग का जो डोज हो गया, ठीक है, डोज ऑफ ड्रग डोजेज इज अल्टरिंग द रिस्पॉन्स. ओके, तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये कैसा हो गया फैक्टर, ये कैसा फैक्टर है, कैसा वेरिएशन है. सो दिस इज what we called quantitative variation. This is what we called quantitative variation. Quantitative variation under the heading of route of administration. Quantitative variation जो कि हम लोग route of administration के अंदर पढ़ रहे हैं कि oral administration पे हमको डोज ज़्यादा लग रहा है. क्यों? क्योंकि IV रूट की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, 100% है और रैपिड एक्शन है, ठीक है. नेक्स्टली अगर हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर क्वालिटेटिव वेरिएशन की बात करें, क्वालिटेटिव वेरिएशन की बात करें, सो जो MgSO4 रहता है उसको हम लोग बेसिकली 4 मेथड से देंगे और तीनों मतलब 3 मेथड से देंगे और जो तीनों मेथड होंगे उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो अलग होगा. क्यों? ओरल डोज जब हम लोग MgSO4 का देते हैं बेसिकली तो वो किस में आता है, परगेटिव इफेक्ट कॉज करता है. क्या? परगेटिव इफेक्ट कॉज करता है ओरल डोज जो रहता है, ठीक है. एंड व्हेन वी एडमिनिस्टर इट P दैट P स्टैंड्स फॉर इज पैरेंटरल रूट के थ्रू जब हम लोग उसको देते हैं तो ये क्या करता है, CNS का डिप्रेशन कराता है. क्या कराता है MgSO4? CNS में डिप्रेशन कॉज करेगा, CNS को डिप्रेस करता है, ठीक है. और नेक्स्टली व्हेन वी एडमिनिस्टर्ड बाय लोकल एप्लीकेशन, ओके, जब लोकल एप्लीकेशन में तो जो इन्फ्लेम्ड एरिया है उसके पास जो इडिमा होता है उसको क्या करेगा, बेसिकली कम करेगा. सो इट डिक्रीजेस द इडिमा अराउंड द इन्फ्लेम्ड एरिया. Okay, so it decreases the edema around the inflamed area. So this is qualitative variation that we have studied under the heading of route of administration. So इससे भी आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि क्वालिटेटिव वेरिएशन क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएशन क्या होता है. इसीलिए मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे डिवाइड करके पढ़ा है ताकि आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएशन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है. नाउ नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कंबाइंड ड्रग इफेक्ट, that is the another drug related factor that is influencing or modifying the drug action, that is combined drug effect. So combined drug effect we have studied कि अगर दो से ज्यादा ड्रग को कंबाइन करेंगे तो या तो रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा या तो रिस्पॉन्स डिक्रीज होगा. अगर इंक्रीज होगा तो उसको क्या कहेंगे, सिनर्जिज्म. डिक्रीज होगा तो एंटागनिज्म कहेंगे. सिनर्जिज्म में भी हमने बेसिकली एडिशन, समेशन या तो सेकंड क्या था पढ़ा था, पोटेंशिएशन और सुप्रा
एडिटिव इफेक्ट पढ़ा था, और ये मैंने बेसिकली अभी ये लेक्चर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिया, तो कंबाइंड ड्रग इफेक्ट भी हमको पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्यूमुलेशन। सो ऐसी ड्रग्स जिनका की रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा रहता है, ठीक है, ड्रग्स हैविंग हाई रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स टेंड टू accumulate. Drugs tend to accumulate having ओके कौन सी ड्रग्स एक्यूमुलेट होंगी, या तो जिनका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा, हाई रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा, स्लो होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा, स्लो होगा। सो ऐसी ड्रग्स क्या करेंगी, एक्यूमुलेट करेंगी, ठीक है, और एक्यूमुलेट करने की वजह से क्या होगा, उनकी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यूमुलेशन पढ़ रहे हैं। सो इसका एग्जांपल को भी याद करने का बेस्ट निमोनिक क्या है, सी डी एंड ई, दैट इज ई फॉर इमेंटिन, ठीक है, सी फॉर क्लोरोक्विन, एंड लास्टली वी हैव डिजॉक्सिन, ठीक है, डिजॉक्सिन। ओके, सो क्लोरोक्विन को बेसिकली अगर प्रोलॉन्ग यूज करेंगे ना क्लोरोक्विन का, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आरडी हो जाएगा, आरडी दैट इज रेटिनल डैमेज, ओके। और जो डिजॉक्सिन होता है, अगर उसको हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस वीक में अगर एडमिनिस्टर किया, या तो क्या होता है कि डिजॉक्सिन को जैसे कल एडमिनिस्टर किया, मतलब संडे को, अगर सपोज संडे को एडमिनिस्टर किया, तो फिर उसको अगले संडे ही एडमिनिस्टर करेंगे, बीच में एडमिनिस्टर नहीं करते, तो ठीक है। डिजॉक्सिन का लोडिंग डोज इंटरवल कितना रहना चाहिए, लोडिंग डोज इंटरवल अप्रॉक्स वीक, कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स वीक होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, क्यूमुलेट करना चालू कर देगा। क्यों, क्योंकि उसका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हाई हो गया, या रेट ऑफ एलिमिनेशन उसका स्लो है, क्योंकि हफ्ते भर एलिमिनेट होने में लग रहा है, आपने लोडिंग डोज फिर से दे दिया, तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी टॉक्सिसिटी होगी। सिमिलरली अगर इमेंटिन की बात करें, तो इमेंटिन का 6 वीक, ठीक है, जो 6 वीक के इंटरवल में इमेंटिन को एडमिनिस्टर करना चाहिए, कि अगर 6 हफ्तों पहले एडमिनिस्टर किया था, तो मतलब अगर इस हफ्ते एडमिनिस्टर किया है, तो अगले 6 हफ्ते बाद एडमिनिस्टर करेंगे, उसके बीच में एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्यूमुलेशन हो जाएगा। क्यूमुलेशन मतलब टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और वो क्या करेगा, उसके एक्शन को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। सो दीज आर द ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है, विच मॉडिफाई द एक्शन ऑफ द ड्रग। नाउ वी विल टॉक अबाउट और fully focus in the patient related factors that modify the drug action. Okay, so in this we have in patient related factors. Okay, in patient related factors it will come as a long question. Okay, so age, sex, body weight और body surface area BSA. Okay, environmental and diet, environment, ठीक है, and diet. Nextly we have genetic factor, we have pathological factor, okay, genetic factor. Nextly we have physiological factor, nextly we have tolerance, and lastly we have drug dependence. So these all are the factors which affect or modify the drug action. Okay, so इसमें क्या क्या, इसको याद करने का तरीका क्या है, ABS, abs, ठीक है, abs that is age, sex और body weight, ठीक है। अब 2 चैप्टर हम लोग पढ़ते ही हैं, एक environment पढ़ते हैं,
ठीक है। एनवायरमेंटल डिजीजेस पढ़ेंगे पैथो में, और अगला क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक डिजीजेस पढ़ते हैं पैथो में, ठीक है। किस में पढ़ते हैं, पैथो में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल डिजीजेस और जेनेटिक डिजीजेस, तो ये क्या हो गया पैथो में, ठीक है। फिजियो में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिजियो में क्या पढ़ेंगे, PTD, मतलब TD लास्ट में क्या है, TD, दैट इज टॉलरेंस और ड्रग डिपेंडेंस। तो इनको याद करने का तरीका है। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक फैक्टर को देखेंगे। ओके, सो लेट्स फोकस हेयर। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले एज की बात करेंगे। सो हमने पहले भी ये चीज़ मतलब डिस्कस करी है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में और मतलब फिजियो फार्माकोकाइनेटिक्स में, कि जो एज रहता है उसके जो टू एक्सट्रीम्स ऑफ एज, टू एक्सट्रीम्स हैव लेस इफेक्ट। ये कौन से रहते हैं, एक तो चिल्ड्रंस रहते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस, और नेक्स्टली कौन से रहते हैं, एडल्ट्स, ठीक है। चिल्ड्रंस क्यों रहते हैं, क्योंकि उनमें अपने जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं या एंड लिवर, और अगर किडनी की मतलब किडनी की बात करें, सो दीज आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एंड किडनी आर नॉट डेवलप्ड, ओके, आर नॉट डेवलप्ड, ठीक है। सो इनके अंदर जो एक्शन है वो स्लो रहता है, ठीक है। और अगर हम लोग बेसिकली एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स के अंदर क्या होता है, डिटोरिएशन होने लगता है, ठीक है। डिटोरिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ लिवर, किडनी, डिटोरिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ लिवर और एंड किडनी, ठीक है। सो क्या रहता है कि जो हम लोग अमाइनो ग्लाइकोसाइड एडमिनिस्टर करते हैं, तो AMG जो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं वो एडल्ट्स में हम लोग लेस डोज में एडमिनिस्टर करते हैं। कैसे, लेस डोज में, डिक्रीज्ड डोज में एडमिनिस्टर करते हैं ताकि उनको ज़्यादा इफेक्ट ना हो। नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द पेशेंट फैक्टर, वी हैव चिल्ड्रन, ओके। सो माइक्रोसोमल एंजाइम्स और किडनी की अगर बात करें तो ये कैसी रहती है, डेवलप्ड नहीं रहती है, जिसकी वजह से क्या रहता है, जो क्लोरोक्वीन रहता है, ठीक है, क्लोरोक्वीन, उसका क्या रहता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता था, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता था। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, क्या होता था, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता था, ठीक है। क्या हो जाता था, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता था, किसकी वजह से, सॉरी, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल की वजह से, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल की टॉक्सिसिटी की वजह से। और इसकी टॉक्सिसिटी क्यों होती है, क्योंकि इसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो इसके एंजाइम्स है वो बचे ही, वो मतलब अभी बने ही नहीं है, ठीक है। सो इन दोनों एक्सट्रीम्स पे बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर हमको, तो फिर इनके लिए डोज भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो चाइल्ड का जो डोज रहता है बेसिकली उसको दो फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, तो यंग्स फार्मूला रहता है और दूसरा डिलिंग्स फार्मूला रहता है। क्या, डिलिंग, एक तो यंग्स फार्मूला रहता है और दूसरा क्या रहता है, डिलिंग्स फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला है ना, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है, चाइल्ड डोज इक्वल टू एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, एडल्ट डोज, ठीक है, एडल्ट डोज। तो यंग्स ने जो फॉर्मूला दिया था उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज इज द फॉर्मूला, ओके। एंड नेक्स्टली व्हाट डिलिंग गेव इज चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज अपॉन 20, एज अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज, एडल्ट डोज, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर, ठीक है। नेक्स्टली व्हाट वी हैव इज सेक्स, ठीक है। सो फ्यू ड्रग्स डिक्रीजेस द लिबिडो, ओके, और डिक्रीजेस द मेलनेस, ओके। सो फ्यू ड्रग्स डिक्रीजेस द लिबिडो, ठीक है। और ये कौन सी होती है, डी के बोस,
क्या होती हैं ये ड्रग्स जो रहती है, कौन सी रहती है अपनी डीके बोस रहती है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, एक तो कीटोकोनाजोल हो गई, ठीक है, कीटोकोनाजोल, ठीक है। फिर कौन सी हो गई, बी फॉर बीटा, ठीक है। सो बी फॉर कौन सी हो गई, बीटा ब्लॉकर, ठीक है। सी फॉर क्लोनिडीन, ठीक है, क्लोनिडीन, और डी फॉर डायूरेटिक, डायूरेटिक। सो दीज आर द ड्रग्स विच डिक्रीजेस द लिबिडो ऑफ द मैन, और इसका निमोनिक क्या है, डीके बोस, ठीक है। सो ये फैक्टर हो गया सेक्स का। नेक्स्टली व्हाट वी हैव इज बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। सो जो बॉडी सरफेस एरिया रहता है वो एक बहुत अच्छा वे है कैलकुलेट करने का, क्या, डोज कैलकुलेट करने का। जो इंडिविजुअल डोज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बॉडी सरफेस एरिया का, वो काफ़ी एक्यूरेट है, ठीक है। ओके, सो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो बॉडी सरफेस एरिया रहता है वो बहुत एक्यूरेट मेथड रहता है मेजर करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए कि कितना इफेक्ट है, इंडिविजुअल डोज कितना लगेगा। सो इंडिविजुअल डोज इक्वल्स टू इंडिविजुअल डोज ठीक है। अगर बॉडी वेट के मामले में इसको बोला जाए तो इट इज बॉडी वेट इन केजी, ठीक है, बॉडी वेट इन केजी अपॉन 70 जो कि नॉर्मल एडल्ट का वेट रहता है, इनटू एवरेज एडल्ट डोज, ठीक है। और अगर हम लोग, ये तो हो गया हमारा बॉडी वेट के मेथड, और दूसरा जो हमारा BSA का मेथड रहता है जो कि मोस्ट एक्यूरेट रहता है, उसको कैलकुलेट करने का है फॉर्मूला BSA अपॉन 1.7, ठीक है। ये क्या हो गया, मीटर में हमारा हो गया, सॉरी MG में हो गया, ठीक है, सॉरी ये किस में हो गया, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। BSA हमारा हो गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इनटू एवरेज एडल्ट वेट। अब मैं क्यों कह रहा हूँ तब से कि मतलब एवरेज एडल्ट डोज, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मतलब जो BSA रहता है वो बहुत मोस्ट एक्यूरेट फिनोमेना रहता है। वो इसलिए रहता है डोज कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि ये अपने पैरेलल में जो कंपैरिजन लेके चलता है वो किसका, टोटल बॉडी वाटर का कंपैरिजन लेके चलता है बेसिकली, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को पैरेलल में लेके चलता है, और जो भी मतलब बेसिकली जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जो भी क्या हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वो इन सब क्राइटेरियाज को पैरेलल में लेके चलता है, या उनको भी मेजर करने में, उसको भी एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करता है। सो उसको कंसिडरेशन में लेता है इन तीनों चीज़ों को बेसिकली अगर बोला जाए तो। इसीलिए जो BSA रहता है हमारा वो काफ़ी एक्यूरेट मेथड रहता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल डोज, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल डोज। और BSA जो रहता है वो बेसिकली कौन सी ड्रग्स के लिए मेजर करना चाहिए हमको, तो एंटी कैंसर जो ड्रग्स रहती है हमारी, कौन सी, एंटी कैंसर जो ड्रग्स रहती हैं, जब भी हम उनको एडमिनिस्टर करते हैं तो बॉडी वेट और BSA जो मेथड रहता है उसके हिसाब से हमको डोजेज देखना चाहिए पर्टिकुलर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर को अगर हम लोग क्राइटेरिया में लेते हैं तो, ताकि उसका जो एक्शन है वो उस इंडिविजुअल पे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे उतना ही एक्शन प्रोड्यूस हो जितना रिस्पॉन्स के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये अलग फैक्टर हो गया हमारा। नेक्स्टली व्हाट वी हैव इज एनवायरमेंटल और डाइटरी फैक्टर। सो डाइट की अगर बात करें, ठीक है, सो हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं कि जो मिल्क रहता है, ठीक है, वो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन, TTC टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जो फैटी मील रहता है, फैटी मील जो रहती है वो ग्रीजोफल्विन के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, ग्रीजोफल्विन के एग्जाम्पल को, सॉरी ग्रीजोफल्विन के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी तो एक्शन क्या होगा, जल्दी एक्शन होगा। नेक्स्टली व्हाट वी टॉक अबाउट इज विटामिन C जो रहती है वो क्या करती है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है, तो उसके एक्शन को क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी और क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द डाइट हो गया हमारा, ठीक है। सो एज हो गया, सेक्स हो गया, बॉडी वेट हो गया, एनवायरमेंट और डाइट हो गया। नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द जेनेटिक फैक्टर। सो जेनेटिक फैक्टर हम लोग पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में फार्माकोजेनेटिक के टॉपिक में हम लोग
जेनेटिक फैक्टर को डिस्कस कर चुके हैं आप लोग, उस प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। दोज वर G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है, याद होगा आप लोगों को कि G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्टली व्हाट वी हैव सक्सिनाइल कोलिन एपनिया, सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है, कोलिन एपनिया। सो इसमें क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में जो सीडोकोलिनेस्ट्रेज रहता है उसकी एक्टिविटी बहुत स्लो रहती है। 5 मिनट्स की जगह सक्सिनाइल कोलिन को 30 मिनट्स में डिजेनरेट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सक्सिनाइल कोलिन की वजह से एपनिया हो जाता है और रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली पैरालिसिस हो जाता है। सो जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो मॉडिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एक्शन। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द physiological and the pathological factor, physiological factor. Okay, so now moving on towards the next factor, that is physiological. Okay, sorry, this is not the physiological factor, firstly it is the psychological factor, ठीक है, it is PSY, ठीक है, इट इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, psychological factor that is related to the patient. So when we talk about the psychological factor, so it basically डिस्कस अबाउट द पेशेंट का एटीट्यूड क्या है डॉक्टर की तरफ, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है डॉक्टर से, या उसकी डिमांड क्या है, ठीक है, और डॉक्टर का क्या रिलेशन है उस पेशेंट के साथ, ठीक है, वो कितना काम कर पा रहा है उसको। सो कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट रहता है, ठीक है, जो पेशेंट रहता है, ठीक है, पेशेंट tends to respond to even inert dose of प्लेसबो, ठीक है, इनर्ट डोज ऑफ प्लेसबो। और प्लेसबो का मतलब क्या होता है, प्लेसबो का मतलब लैटिन में होता है आई विल प्लीज, ठीक है, आई विल प्लीज। और प्लेसबो मेडिसिन क्या करती हैं बेसिकली कि जब प्लेसबो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, सो जैसे कोई पेशेंट है उसको पेन हो रहा है किसी वजह से, या ब्रोंकियल एज्मा हो रहा है उसको, ठीक है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, एनाल्जेसिया हो रहा है, ठीक है, और अगर उसको अपना ब्रोंकियल एज्मा हो रहा है, ठीक है, ब्रोंकियल एज्मा हो रहा है, ठीक है, ठीक है, सो वो क्या करेगा, लेस डोज ऑफ, मतलब अगर हम लोग इनर डोज ऑफ प्लेसबो भी देते हैं तो उसको वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। और प्लेसबो का मतलब क्या होता है, लैटिन में प्लेसबो को कहते हैं आई विल प्लीज, लैटिन में मतलब होता है आई विल प्लीज। ओके, सो जब हम लोग प्लेसबो को एडमिनिस्टर करते हैं तो प्लेसबो का क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, देयर इज नो फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लेसबो, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो प्लेसबो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लेसबो डू नॉट हैव फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, डू नॉट हैव फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, इनका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, ठीक है, these do not have the pharmacological action but they do have the psychological action, okay, they do have psychological action, that is they stimulate the brain and release endorphins। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेन को और क्या सिक्रीट कराता है, एंडोर्फिन्स, क्या, एंडोर्फिन्स, ठीक है, which provide analgesic property, okay। और प्लेसबो मेडिसिन में बेसिकली होता क्या है, लैक्टोज सॉल्यूशन रहता है, लैक्टोज का सॉल्यूशन हम लोग एडमिनिस्टर कर देते हैं, या तो डिस्टिल्ड वाटर, एग्जांपल्स ऑफ प्लेसबोज आर डिस्टिल्ड वाटर एडमिनिस्टर कर देंगे, सो उसको लगेगा कि उसको कोई मेडिसिन दे दी गई है, सो उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा उस पेशेंट को पर्टिकुलरली, लेकिन
कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उसका असली में नहीं होता है। तो क्या करता है वो ब्रेन को उनके स्टिमुलेट करता है, वहां से एंडोर्फिन्स सिक्रीट होंगे, ओके, और क्या करेगा वो एनाल्जेसिक इफेक्ट कॉज करेगा। अब सपोज किसी भी पेशेंट को क्या हुआ, हाई लेवल ऑफ एनाल्जेसिया हो गया, ठीक है, सो उसको एंटागोनिस्ट हम लोग कौन सा देते हैं, नैलोक्सोन देते हैं, ठीक है, नैलोक्सोन देते हैं। सो प्लेसबो एंटागोनिस्ट कौन सा होता है, नैलोक्सोन होता है, ठीक है, प्लेसबो एंटागोनिस्ट इज नैलोक्सोन, जो कि क्या करता है एंडोर्फिन्स के सिक्रीशन को कम करेगा। लेकिन इसका भी इफेक्ट कुछ उतना नहीं रहता, मतलब प्लेसबोज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट एंड द डॉक्टर रिलेशनशिप बेसिकली, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पैथोलॉजिकल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द, okay, so now moving on towards the pathological factors which affect the or modify the action of drug, we have celiac diseases, और पहली बात करेंगे GIT की, तो in GIT we have celiac diseases which increases the absorption of amoxicillin, amox, ठीक है, जो कि क्या करता है amoxicillin के absorption को एमॉक्सीसिलिन के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लॉट्रीमाजोल के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो दिस इज आवर पैथोलॉजिकल फैक्टर विच इज इन्फ्लुएंसिंग। नेक्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट another disease that, considering the GI, so we have achlorhydria, ठीक है, achlorhydria, we have achlorhydria। तो achlorhydria में क्या होता है, there is no acid, तो एसिड नहीं होता या बहुत कम होता है, एकदम मिनिमम होता है। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी एसिडिक ड्रग या वीक एसिडिक ड्रग्स जो कि हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे थे बेसिकली, जिनका एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा होता था एसिडिक एनवायरनमेंट में, वो क्या होंगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी, दे विल नॉट एब्जॉर्ब। फॉर एग्जाम्पल जो हमने बात करी थी पहले भी, दैट इज एस्पिरिन, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एसिड नहीं है, तो वो क्या होगी, बेसिकली आयोनाइज होना चालू हो जाएंगी, ठीक है, और आयोनाइज होंगी तो क्या होगी, इफ द ड्रग विल गेट आयोनाइज्ड इट विल नॉट गोइंग टू गेट एब्सॉर्ब्ड। व्हाई, बिकॉज लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग्स आर बेटर एब्सॉर्ब्ड। तो ये तो हो गई बात GIT की, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्टली अबाउट लीवर डिजीज, ठीक है, सो लीवर डिजीज की अगर बात करें तो किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज है अगर, ठीक है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है या सिरोसिस है, तो ऐसे कंडीशन में उस पर्टिकुलर ड्रग का मेटाबॉलिज्म या एक्शन क्यों डिले होगा या तेज होगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है, लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिकली इट विल प्रोड्यूस प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स, जो कि बेसिकली क्या, अपने एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की बात करें, ये क्या करते हैं, सॉरी एल्ब्यूमिन और अल्फा अमाइनो, सॉरी एल्ब्यूमिन की बात करें अगर, बेसिकली एल्ब्यूमिन ही देखें अगर, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, एसिडिक ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करता है। एल्ब्यूमिन रहेगा नहीं तो उनका ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं तो एक्शन होगा नहीं। सो लिवर डिजीज भी अफेक्ट करती है। नेक्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द रीनल फेलियर, सो ऐसी ड्रग्स जो कि डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जा रही थी, फॉर एग्जाम्पल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की बात करें, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का ये अपने these drugs are primarily लिख देता हूं मैं, ठीक है, these drugs primarily excreted out without any चेंज, ठीक है। सो ऐसी ड्रग्स का क्या होगा, इनका जो एक्सक्रीशन है बेसिकली, या इनका अगर कहा जाए, हाँ एक्सक्रीशन या क्लियरेंस कहा जाए, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा रीनल फेलियर के टाइम पे। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और डिजॉक्सिन जो होगी हमारी डिजॉक्सिन लाइक ड्रग्स, ठीक है, सो इनका क्या होता है, रीनल फेलियर के टाइम पे जो अपना एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है, कि CHF की बात करें अगर, हार्ट की हम लोग से बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, सो जो CSF होता है तो उसमें क्या होता है, जो हार्ट रहता है वो कैसा रहता है, बेसिकली जो हार्ट रहता है वो डीकम्पनसेटेड रहता है। सो जो डीकम्पनसेटेड हार्ट रहता है,
जो कि खुद कंपनसेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो डीकम्पनसेटेड जो हार्ट रहता है वो उसकी जो स्टिमुलेशन रहता है, ठीक है, अगर हम लोग उसको डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं तो डिजॉक्सिन के ऊपर जो उसका स्टिमुलेशन या रिस्पॉन्स रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। सो डीकम्पनसेटेड हार्ट की अगर बात करें तो पैथोलॉजिकल फैक्टर में अगर बात करें तो रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस, ठीक है। तो हमने जेनेटिक फैक्टर देखे, पहले भी डिस्कस किए हैं, पैथोलॉजिकल, और ये क्या है, साइकोलॉजिकल है। रिमेंबर दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, फिर प्लेसबो इफेक्ट के बारे में पढ़ा। प्लेसबो का मतलब आई विल प्लीज होता है, ठीक है। उसमें बेसिकली कौन सी मेडिसिन देते हैं, शुगर सॉल्यूशन देते हैं लैक्टोज का, या तो डिस्टिल्ड वाटर देते हैं, उन्हीं से उनको रिलीफ मिलने लगता है। वो लोग उनके मतलब माइंड में मतलब ऐसे जो लोग जिनको मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनको अगर एनर्जेसिक प्रॉब्लम है, अगर पेन हो रहा है, ठीक है, ब्रोंकियल एज्मा है, तो वो प्लेसबो मेडिसिन अगर हम उनको एडमिनिस्टर करते हैं तो उनको रिलीफ मिलने लगता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज secretion of endorphins, ठीक है, endorphins। now we will talk about the tolerance, ठीक है। so tolerance में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर ड्रग का हायर डोज चाहिए, जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल को हम लोग डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, उसी के सामने हम लोगों ने दूसरे इंडिविजुअल को रखा, एंड इफ दैट इंडिविजुअल वांट्स एन हायर डोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, सो ही इज टॉलरेंट टू दैट पर्टिकुलर ड्रग, ओके, ठीक है। सो ऐसे लोगों को क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हायर डोज, ठीक है। सो व्हेन देयर इज नीड ऑफ हायर डोज टू क्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। सो ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमको हायर डोज एडमिनिस्टर करना पड़ता है। और टॉलरेंस के टॉपिक में ही एक और टर्म आपको पता रहना चाहिए, दैट इज रिफ्रैक्टोरीनेस, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो थेराप्यूटिक एफिकेसी रहती है उसका लॉस हो जाता है। देयर इज लॉस ऑफ थेराप्यूटिक एफिकेसी, ओके। और किनके लिए होता है, ये बेसिकली होता है SU और बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। SU दैट इज सल्फोनाइल यूरिएज, ठीक है। और सल्फोनाइल यूरिएज किसमें एडमिनिस्टर करते हैं, देयर इज लॉस ऑफ एफिकेसी ऑफ सल्फोनाइल यूरिएज इन द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ओके, एंड बीटा 2 agonist in bronchial asthma. So this is also known as, this term is known as refractoriness, okay। ये टॉलरेंस में हमको बेसिकली ये टॉपिक पता रहना चाहिए। और टॉलरेंस क्या होता है कि उसी ड्रग का हायर डोज एडमिनिस्टर करना पड़ेगा हमको, ताकि सूटेबल रिस्पॉन्स हम लोग वापस से जनरेट कर पाए। अब टॉलरेंस मोस्ट कॉमनली कौन कौन सी ड्रग्स में होता है, मोस्ट कॉमन जो टॉलरेंस होता है, ठीक है, वो किस में रहता है, AMA, दैट इज एम्फेटामिन, मॉर्फिन एंड अल्कोहल, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टॉलरेंस की। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस के टाइप्स की। सो टॉलरेंस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो नेचुरल होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक्वायर्ड होता है। कैसा, एक होता है नेचुरल और एक होता है एक्वायर्ड। अगर नेचुरल की बात करें तो ये कैसा, बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है टॉलरेंस। अभी इसके एग्जांपल्स, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट बाय बर्थ, और इनहेरेंट रहता है। ये कैसा रहता है, इनहेरेंट रहता है। और इट इज एक्वायर्ड ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज एक्वायर्ड ऑन
acquired on repeated administration, acquired on repeated administration। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो नेचुरल वाले के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है रेशियल, और एक होता है क्या, स्पीशीज टॉलरेंस। ठीक है, स्पीशीज टॉलरेंस। ठीक है, सो स्पीशीज टॉलरेंस की बात करें तो ये तो देख लिया, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसकी, रेशियल और स्पीशीज टॉलरेंस की। ठीक है, रेशियल और स्पीशीज टॉलरेंस की। ठीक है, सो कुछ जो स्पीशीज होती हैं रैबिट की, स्पीशीज ऑफ रैबिट नीड्स और respond to high dose of opioid। ठीक है, और रेशियल की बात करें तो few races of black। ठीक है, ब्लैक्स के जो फ्यू रेसेस रहते हैं उनके अंदर क्या रहता है, माइट्रियाटिक्स को हाई डोज में एडमिनिस्टर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस पर्टिकुलर चीज का क्या रहता है, रेशियल टॉलरेंस रहता है। ये क्या हो गया हमारे, ये टॉलरेंस किसके एग्जांपल हो गए, दीज आर द नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल टॉलरेंस। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्वायर्ड टॉलरेंस। इन एक्वायर्ड टॉलरेंस वी हैव, क्या होता है बेसिकली, ये एक्वायर्ड किया है बाय रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। सो एग्जांपल ऑफ दिस इज मॉर्फिन, सो मॉर्फिन में क्या होता है, मॉर्फिन का जो यूफोरिया जो आता है मॉर्फिन का, सो उसका यूफोरियंट और एनाल्जेसिक जो प्रॉपर्टी रहती है, एनाल्जेसिक जो प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, उसका क्या होता है बेसिकली, उसका टॉलरेंस हो जाता है। लेकिन उसकी टॉलरेंस किसका नहीं होता, एक तो मियोटिक प्रॉपर्टी का टॉलरेंस नहीं होता और दूसरी क्या, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है मॉर्फिन की वजह से, उसका भी क्या होता है, टॉलरेंस नहीं होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेटिंग जो इफेक्ट रहता है उसका भी टॉलरेंस नहीं होता। सो ये बेसिकली हो गया हमारे नेचुरल और एक्वायर्ड टॉलरेंस। और अगर इसको हेडिंग में देखा जाए तो टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली अफेक्ट कर रहे हैं ड्रग के एक्शन को। नेक्स्ट, अगर टॉलरेंस के अंदर ही बोले, ठीक है, टॉलरेंस, दिस इज आवर टॉपिक टॉलरेंस। ठीक है, सो मैकेनिज्म थ्रू विच टॉलरेंस इज डेवलप्ड। सो सबसे पहली तो बात करेंगे तो फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म, जो हमने सबसे पहले पढ़ा, फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म। सो इसमें क्या हो रहा है, ड्रग टॉलरेंस डेवलप्ड because less drug is reaching the site of action, इसलिए क्या हो रहा है, फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस हो, मतलब फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म की वजह से क्या हो रहा है, टॉलरेंस हो रहा है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट मैकेनिज्म। ठीक है, सो इसका एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि रिफेम्पिन और उसके साथ किसका इंटरेक्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का। तो रिफेम्पिन क्या करेगा, वो इनहिबिट करता है, रिफेम्पिन इंड्यूस करता है, क्या करता है, इंड्यूस करता है माइक्रोसोमल एंजाइम्स ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा। तो क्या होगा, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे जितना अमाउंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए था वो क्या हुआ, नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म की वजह से क्या हो गया, टॉलरेंस डेवलप हो गया। सो दिस इज फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्टली व्हाट वी टॉक अबाउट इज
फार्मेको डायनेमिक टॉलरेंस, डायनेमिक टॉलरेंस, फार्मेको डायनेमिक टॉलरेंस। सो फार्मेको डायनेमिक टॉलरेंस में बेसिकली क्या होता है, ड्रग एक्शन इज डिक्रीज्ड ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था ना डायनेमिक्स में। सो ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, और ये हमने रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन का एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द क्रॉस टॉलरेंस। ठीक है, ये सेकंड हो गया हमारा। थर्डली वी हैव क्रॉस टॉलरेंस। और क्रॉस टॉलरेंस जो रहता है वो किस वजह से आता है, टॉलरेंस क्यों आता है बेसिकली, कि अगर क्या हुआ, हमने जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बीटा लैक्टम्स का। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो रहती हैं, लगभग सबका जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सो सबके अंदर लगभग प्रेजेंट रहती है। तो जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, सो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरली सिमिलर रहता है। तो क्रॉस रेजिस्टेंस बेसिकली अकर इन ड्रग्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। ऐसी ड्रग्स जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा, क्रॉस टॉलरेंस। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, दीज ड्रग्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। और क्रॉस टॉलरेंस किसके अंदर डेवलप होता है, ठीक है, सो टॉलरेंस डेवलप्ड इन ड्रग्स ड्यू टू structural and mechanical similarity। मैकेनिकल नहीं बोला जाए, उनका मैकेनिज्म भी सेम रहता है। ठीक है, एंड ड्यू टू देयर सिमिलैरिटी इन मैकेनिज्म, ड्यू टू सिमिलर मैकेनिज्म। ठीक है, सो इनके अंदर क्या होता है, टॉलरेंस हो जाता है। लगभग जो एग्जांपल्स क्या लिए थे हमने, बीटा लैक्टम्स। ठीक है, बीटा लैक्टम्स के अंदर क्रॉस टॉलरेंस बहुत कॉमन रहता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर। लेकिन ऐसी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जिसमें क्रॉस टॉलरेंस बहुत रेयरली मिलता है, तो वो रहता है मोनोबैक्टम। क्या रहता है, मोनोबैक्टम। और मोनोबैक्टम के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोनोबैक्टम के अंदर एक ही रिंग प्रेजेंट रहती है, दोनों रिंग प्रेजेंट नहीं रहती बीटा लैक्टम की। बीटा लैक्टम की रिंग ही नहीं प्रेजेंट रहती, सॉरी। ठीक है, सिंगल रिंग इज प्रेजेंट इन मोनोबैक्टम, सिंगल रिंग इज प्रेजेंट इन मोनोबैक्टम। ठीक है, सो टॉलरेंस, क्रॉस टॉलरेंस डेवलप होता है बेसिकली इन द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। नाउ नेक्स्टली व्हाट वी हैव टू नो इन द मैकेनिज्म इज टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है, what we have to know is tachyphylaxis। टैकी मतलब फास्ट और फाइलेक्सिस मतलब प्रोडक्शन। ठीक है, सो टैकीफाइलेक्सिस, टैकी मतलब फास्ट और फाइलेक्सिस मतलब प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन। सो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी ड्रग को शॉर्ट इंटरवल में रिपीटेडली एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, when drug administered successively in short interval, then it will leads to tolerance, also known as acute tolerance, Examples of these drugs are amphetamine, okay, examples of these drugs are amphetamine, ephedrine and tyramine। ऐसा क्यों होता है बेसिकली, क्यों?
ऐसा क्यों, टॉलरेंस क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि ये सारी ड्रग्स जो हैं वो किसको स्टिमुलेट करती हैं, वो क्या करती हैं, स्टिमुलेट करके नॉर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके नॉर एड्रीनलिन सिक्रीट कराती हैं। लेकिन जब इनको रिपीटेड डोज मिलता रहेगा बार बार इन्हीं ड्रग्स का, तो क्या होगा, देयर विल बी डिटोरिएशन ऑफ द नॉर एड्रीनलिन, और नॉर एड्रीनलिन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और डिप्लीशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होगा, डिप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। और जब न्यूरोट्रांसमीटर का डिप्लीशन होगा तो क्या होगा, इफेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मैसेंजर है जो कि पहुंचा रहा है रिस्पॉन्स को, सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू वो बताएगा कि भाई यहाँ रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है या ये ड्रग आके रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन जब न्यूरोट्रांसमीटर को भाई आप बार बार स्टिमुलेट करोगे तो इतना जल्दी प्रोडक्शन रेट नहीं होता है, वो वेसाइकल्स में जो अपना प्री साइनेप्टिक वेसाइकल्स रहते हैं वहाँ स्टोर रहते हैं, तो यहाँ से वो सिक्रीट होते जाएंगे एक टाइम पे यहाँ पे जो सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसमें से ख़त्म हो जाएंगे। जब ख़त्म होंगे तो रिस्पॉन्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसके टैकीफाइलेक्सिस की ड्रग का एग्जांपल ये है। और अभी तक जो हमने पेशेंट रिलेटेड फैक्टर पढ़े जो कि ड्रग को मॉडिफाई कर रहे थे, उसमें से लास्ट फैक्टर जो हमारा बचा है वो बचा क्या है, डिपेंडेंस, ठीक है, डिपेंडेंस, ठीक है। अब क्या है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स। और लास्ट जो टॉपिक हमारा है वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं बट लंबा इसलिए खींच रहा है, क्यों, क्योंकि एग्जाम लेवल के हिसाब से तो तैयारी होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, लेकिन फिर हमको पीजी पे भी बेसिकली फोकस करना है, इसीलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। थैंक यू, ठीक है। और आने वाले लेक्चर में हम लोग क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे, डिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग कोरिलेट कर लेंगे फाइनली हमारे एडवर्स ड्रग इफेक्ट में। ओके, थैंक यू।